हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। आज 9 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बातें कवर करेंगे और उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे हुआ करती है। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज 9 जुलाई के दिन। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज हम कौन कौन सी न्यूज़ कवर करने वाले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। विरासत के पेड़ों को बचाने के लिए इनटेक ने पर्यावरण के अनुकूल परियोजना शुरू की। इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये इनटेक है क्या, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इनटेक की फुल फॉर्म क्या है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सौम्या विश्वनाथ हत्याकांड, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, क्योंकि इस सौम्या विश्वनाथ हत्याकांड में जो भी आरोपी थे उनको अभी हाल ही में छोड़ दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब मांगा है, किस वजह से मांगा है, किसी ने याचिका लगाई है क्या, तो वो सब भी बातें हम कवर करेंगे। ये जो हत्या का मामला है, ये पहले आईपीसी कौन सी धारा के अंतर्गत आता था, और वर्तमान में जो आपको पता है 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं पूरे भारतवर्ष में। अब नई जो धारा है बीएनएस की धारा, उसके अंतर्गत हत्या का मामला किस तहत आएगा, तो वो सब बातें हम कवर करेंगे इसमें। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक जड़ा। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। और अभी हाल ही में जो भारत और जिम्बाब्वे का एक श्रृंखला का दौर चल रहा है, 5 मैचों की वो सीरीज है। और पहले मैच में तो अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हो गए थे। दूसरे मैच में इन्होंने शतक लगाया 46 गेंदों में। इन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, इसी के साथ उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। क्योंकि आपको पता है अभी हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें भारत ने फाइनल मैच में दक्षिणी अफ्रीका को हराते हुए अपने नाम वो टी20 वर्ल्ड कप किया। अभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा। और उस टी20 वर्ल्ड कप के बाद में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जो हैं, हमारे ये 3 धुरंधर, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। उसी के बाद में एक नई टीम बनाई गई, उसी में अभिषेक शर्मा का नाम भी है। तो हम बातचीत करेंगे आराम से, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। रोहित की कप्तानी में भारत के सीटी और डब्ल्यूटीसी फाइनल दोनों जीतने की उम्मीद, ये शाह का कहना है। शाह ये कौन है? ये हैं इस बीसीसीआई के सचिव। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। जय शाह इनका पूरा नाम है। सीटी का मतलब है चैंपियंस ट्रॉफी, और ये जो है डब्ल्यूटीसी, इसमें अभी उम्मीद है कि रोहित शर्मा कप्तानी करने वाले हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप से जैसे ही जीत हासिल की, उसके बाद में इन्होंने टी20 फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। लेकिन बाकी जो हैं उनमें अभी भी कप्तानी ये कर रहे हैं, और हो सकता है इसके बाद ये हम जीत जाएं। बांग्लादेशी शरणार्थियों को वापस नहीं भेजा जा सकता, ऐसा किसका कहना है? मिजोरम के मुख्यमंत्री का कहना है। मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, उनके बारे में हम बातें कवर करेंगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री अभी 2 दिन पहले हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिले। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी शरणार्थियों को वापस भेजा नहीं जा सकता। इसके पीछे उन्होंने कई कारण बताए, वो हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति ने लोगों से प्रकृति की रक्षा हेतु अपने अपने बल पर सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया। हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अभी हाल ही में वो ओडिशा के दौरे पर हैं, क्योंकि ओडिशा में वहां पर जगन्नाथ मंदिर है, जो कि हमारे भारत के 4 विश्व प्रसिद्ध पवित्र धामों में से एक है, पुरी धाम। वहां पर एक मंदिर बना हुआ है,
श्री जगन्नाथ मंदिर, जिसे हम जगन्नाथपुरी मंदिर कह देते हैं, वहां पर एक आयोजन किया जा रहा है रथ यात्रा का। उसी के दौरान उसमें सम्मिलित होने के लिए राष्ट्रपति वहां पर गए हुए हैं और उसी के दौरान इन्होंने ये बातें कही है। तो चलो देखेंगे हम सभी न्यूज़ इनके बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन न्यूज़ से, वो भी हम आपसे पूछेंगे और बातें कवर करेंगे। अगर आपको ये हमारी कक्षा पसंद आ जाती है तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए जी, अब हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली न्यूज़ की तरफ चलते हुए। InTech launches eco-friendly project to save heritage trees in विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में विरासत के पेड़ों को बचाने के लिए इनटेक ने पर्यावरण के अनुकूल परियोजना शुरू की, यानी कि इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया। इस इनटेक के बारे में आपको बखूबी पता होना चाहिए। तो इनटेक की फुल फॉर्म मैं आगे आपको बताऊंगा भी, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा भी गया था। इनटेक एक टीम की तरह काम करती है और इनकी ये जो टीम है उनका अनुमान है कि ये जो विशाखापट्टनम शहर है ना, इस विशाखापट्टनम के शहर लगभग, इस शहर के 500 वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो 500 वर्ग किलोमीटर एरिया में लगभग 20,000 विरासत के पेड़ हैं। कहने का मतलब क्या है, ऐसे पेड़ जो हमें विरासत में मिले हैं, जिन्हें हमें संजो कर रखना चाहिए, जिन्हें हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इस इंटेक का पूरा नाम, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ये आपको नाम हमेशा ध्यान में रखना है। और इंटेक का क्या काम है, इंटेक ऐसे पेड़ों के महत्व और भविष्य के जरूरतों के लिए उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करता है। और जितने भी विरासत के पेड़ हैं उनका डाटाबेस जितना बन सकता है वो भी बनाने का प्रयास करता है। इस क्षेत्र में ये इनका अहम एक कदम है, बहुत ही बढ़िया इनका ये कदम है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखो ये है विरासत का पेड़, यानी कि जो प्राचीन समय में, लेकिन आप कह सकते हैं कि उनकी पूजा पाठ करते हैं लोग। कारण क्या रहता है, हालांकि प्राचीन समय में अगर हम बात करें हमारी भारतीय सभ्यता में, विज्ञान तो चरम पर था लेकिन हमने उसे धर्म के साथ जोड़कर देख लिया, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर किसी को समझ में ना आए तो वैसा ही आप समझाने का प्रयास करें। अगर उस समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते तो शायद समझ में ना आता, इसी वजह से उन्होंने एक पूजा पाठ का जो तरीका था वो इसमें इम्प्लीमेंट किया। यानी कि अगर आप इसे काट दोगे तो आपको पाप लगेगा। इस तरह की जो एक सामाजिक कल्चर में चीजें आपने देखी हैं, लेकिन वास्तविक अगर आप देखेंगे तो उनका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारण जरूर रहा है। जैसे पीपल के पेड़ की बात करते हैं तो पीपल का पेड़ बाकी जो पेड़ हैं उनके मुकाबले में ऑक्सीजन ज्यादा देता है, लेकिन लोग उसकी पूजा करते हैं, लकड़ी भी नहीं काटते हैं। लेकिन वास्तविकता तो है कि हमारे जो प्राचीन समय के जो लोग थे, विद्वान लोग थे, है ना। तो इस प्रकार से हमें बातें ध्यान में रखनी है। इनटेक ऐसे ही हमारे प्राचीन पेड़ों के बारे में सोचता आ रहा है, लोगों को जागरूक करता है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ये जो है हमारे लिए बेहतरीन एक प्रकार की सजीवनी बूटी है, हमें इनके बारे में समझना चाहिए। जितने भी विरासत के पेड़ हैं उनको विनाश से बचाने के लिए ये कार्य करते हैं, भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक भी है ये। तो ये इंटेक का बहुत ही अच्छा कदम है। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा गया था, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। इंटेक की फुल फॉर्म, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी कि कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, ये इसकी फुल फॉर्म है। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम अगर आपने इसमें बी ऑप्शन टिक किया है तो। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट
seeks reply of convicts on Delhi police plea against bail. सौम्या विश्वनाथ सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड, इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिकाओं पर दोषियों से जवाब मांगा है। ए बेंच ऑफ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड सतीश चंद्र शर्मा issued notice on the four pleas filed by Delhi police and tagged them with the pending petition of Vishwanathan mother against the bail granted to four convicts. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर 4 याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और उन्हें 4 दोषियों को दी गई जमानत के खिलाफ विश्वनाथन की मां की लंबित याचिका के साथ भी उसे संलग्न कर दिया। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र में काम किया करती थी विश्वनाथन, और कहा जाता है कि 30 सितंबर 2008 को इनकी हत्या कर दी गई थी। नई दिल्ली में जब आप जाएंगे तो वहां पर उस दिल्ली का दक्षिणी एरिया है, दक्षिणी एरिया के नेल्सन मंडेला मार्ग पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो अपने काम से लौट रही थी। उसी का केस आज तक भी चल रहा है। कब की बात बताई मैंने? 2008। उनकी हत्या को लेकर जो भी दोषी पाए गए थे उनको उम्र कैद हुई, और अब क्या किया गया, अब उन उम्र कैद वाले जो आरोपी थे उनको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इसी वजह से अब ये दोबारा से दिल्ली पुलिस द्वारा याचिका लगाई गई है ऑन द बिहाफ ऑफ, आप कह सकते हैं उनकी मां, ठीक है ना, सौम्या विश्वनाथन की मां। तो अब देखते हैं क्या इसमें रहता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये है सौम्या विश्वनाथन। तो मैंने आपको किसके बारे में बताया, इनकी हत्या कर दी गई थी, और थोड़े ही समय पहले यानी कि 1 जुलाई की बात करते हैं। 1 जुलाई 2024 से पहले अंग्रेजों के समय में जो इम्प्लीमेंट किए गए थे 3 कानून वो चला करते थे, लेकिन 1 जुलाई के बाद हमारे भारत में 3 अलग-अलग नए कानून इम्प्लीमेंट कर दिए गए। उन्हीं की जगह पर नाम बदल दिया गया, कुछ धाराएं बदल दी गई, कुछ नई चीजें ऐड की गई। जैसे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो नई नई टेक्निकल चीज़ों के माध्यम से जो भी चीज़ें बन पड़ती हैं उनको भी इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। हत्या का मामला है तो जब हम बात करते हैं प्राचीन यानी कि आईपीसी धारा की, तो आईपीसी की धारा कौन सी लगा करती थी हत्या में और अब कौन सी लगेगी? तो अब की बात यानी कि हत्या के मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा रिक्त स्थान के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा आपका, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, कौन सा ऑप्शन टिक किया है जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी की धारा कौन सी लगा करती थी उस समय? तो धारा 302 की बात करते हैं। आईपीसी धारा 302। ये जो केस चला आ रहा है ये 2008 का है। तो क्या इस केस में नई जो संहिता जोड़ी गई है जिसे हम बीएनएस 2023 कह देंगे, तो क्या बीएनएस के तहत इसमें कार्रवाई होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 जुलाई 2024 को हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 1 जुलाई से पहले के जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनमें पुरानी धाराओं के तहत ही कार्रवाई होगी। 1 जुलाई के बाद में जो नए नए कोई भी अपराध होंगे उनमें नए कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इस केस में आईपीसी की धारा ही चलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अब 1 जुलाई के बाद इस हत्या के लिए कौन सी धारा लगेगी, तो 103 लगेगी। ठीक है ना। तो पहले आईपीसी की धारा में अगर हम देखें कोई हत्या के लिए प्रयास करता था तो उसमें कौन सी लगा करती थी? हत्या का प्रयास करता था तो आईपीसी की धारा 307 लगती थी। लेकिन अब 1 जुलाई के बाद कोई अपराध करेगा उस पर कार्रवाई कौन से धारा के तहत होगी? तो आप लिखेंगे
धारा 109 के तहत हत्या का प्रयास, लेकिन हत्या करेगा तो 103 के तहत, पहले 302 लगा करती थी। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलो, राज्यसभा में ये जो 3 नए आपराधिक विधेयक हैं, कब पारित किए गए थे? जल्दी से बताएँगे। यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया है विधेयक, यानी कि बिल। तो जब तक कोई बिल पारित ना किया जाए, वो बिल बिल ही रहता है, लेकिन जब वो पारित कर दिया जाए तो फिर वो क्या बन जाता है? वो कानून बन जाता है। ठीक है? या फिर आप कह सकते हैं कि वो अधिनियम बन जाता है। इसी वजह से यहाँ पर विधेयक शब्द यूज़ किया गया है। तो ये राज्यसभा में कब पेश किए गए थे? कब पारित किए गए? आपसे ये पूछा है। अगर आपने लिखा होगा ना इसमें 21 दिसंबर 2023, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। 12 दिसंबर 2023 की बात है। इन 3 नए कानूनों से संबंधित एक बिल प्रस्तावित किया गया था। फिर उसके बाद में दिन आया 20 दिसंबर 2023 का, इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया इन तीनों कानूनों को, यानी कि कानून बन गए तीनों विधेयकों को पारित करते हुए, लोकसभा में पारित। और फिर अगले दिन ही क्या कर दिया गया? इसे राज्यसभा में पारित कर दिया गया। और जब राज्यसभा और लोकसभा में कोई भी विधेयक पारित हो जाता है, तो फाइनली क्या करवाना होता है? तो उसके बाद में राष्ट्रपति के साइन करवाने होते हैं, और राष्ट्रपति के साइन इस पर कब हुए थे? 25 दिसंबर 2023 को। उसके बाद ये फिर फाइनली क्या बन गया? फिर फाइनली ये अधिनियम बन गया। और 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि ये जो तीनों के तीनों कानून हैं, ये 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। और फिर 1 जुलाई 2024 को ये लागू हो भी गए। और आज इसको लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है इनको लागू हुए। तो वो 3 आपराधिक कानून कौन-कौन से हैं? तो मैंने पहले आपको क्या बताया था? आईपीसी चला करता था, इंडियन पेनल कोड। इसकी जगह पर अब क्या आ गया है? भारतीय न्याय संहिता आ गया है, जिसे हम बीएनएस 2023 कह देंगे। पहले आपको पता है सीआरपीसी हम पढ़ा करते थे। सीआरपीसी का मतलब क्या था? दंड प्रक्रिया संहिता। अब उसे हम किस नाम से जानेंगे? बीएनएसएस 2023 के नाम से। और फिर जैसे हम एक पढ़ा करते थे आईईए, इसका मतलब क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट। उसकी जगह अब क्या आ गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस प्रकार से इन 3 नए कानूनों ने पुराने जो 3 कानून थे उनकी जगह ले ली है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत ही बढ़िया। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मेंटर युवराज वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई गोट आउट फॉर डक, ही मस्ट बी प्राउड नाउ। अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा अभी अपना ये दूसरा ही इन्होंने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेला है। क्योंकि आपको पता है टी20 मैच में वर्ल्ड कप हुआ था थोड़े ही दिन पहले, और हमने यानी कि हमारी भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी के अंतर्गत जीत हासिल कर ली। और जीत हासिल करते ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने संन्यास की घोषणा कर दी। इसी वजह से अब एक नई टीम बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसमें नाम आया अभिषेक शर्मा का, जो कि आईपीएल में बड़े दमदार खेलते आए हैं। और इनकी अगर आप बल्लेबाजी को देखेंगे तो आप इनके फैन हो जाएंगे। तो अब इनका ये पहला आप कह सकते हैं टी20 में इनका पदार्पण था। लेकिन जब जिम्बाब्वे और ये भारत के बीच में श्रृंखला चल रही है, इसके पहले मैच में तो ये 0 पर आउट हो गए थे। इन्होंने कहा कि हमारे जो मेंटोर हैं युवराज सिंह, उनके बारे में तो जानते होंगे, भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, जिन्होंने 6 छक्के मारकर इतिहास रचा था। तो ये युवराज सिंह इनके मेंटोर हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो मेंटोर हैं युवराज सिंह बड़े खुश हुए थे, और अब वो प्राउड महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 46 गेंदों में शतक बनाया है। और टी20 में डेब्यू करते हुए, यानी कि टी20 में डेब्यू करने के बाद सबसे फास्ट अगर किसी ने शतक लगाया है, पहला शतक,
तो अभिषेक शर्मा के नाम पर ये शतक है। उससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो आपको पता होना चाहिए, वो रिकॉर्ड एक हमारे भारतीय बल्लेबाज के नाम था और उनका नाम आपको शायद पता भी होगा, वो भी इसमें खेला करते थे आईपीएल में। आईपीएल से वो ही उठे, दीपक हुड्डा उनका नाम है, शायद आपने सुना भी होगा दीपक हुड्डा। तो दीपक हुड्डा ने टी20 में जब पदार्पण किया था, उन्होंने कौन से मैच में शतक लगाया? उन्होंने तीसरे मैच में शतक लगाया। और इन्होंने कौन से मैच में लगाया है? दूसरे मैच में शतक लगाया है। तो सबसे नंबर वन आ गए हैं, सबसे फास्टेस्ट शतक लगाने वाले कौन है टी20 में? तो नाम आएगा अभिषेक शर्मा का। इसी के साथ में इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है, 46 गेंदों में शतक टी20 में। और ये 46 गेंदों में शतक पहले भी कोई लगा चुका है, उनका नाम क्या है? तो केएल राहुल का नाम आता है। हालांकि इस दूसरे मैच की बात की जाए तो भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 100 रनों से हरा दिया और इसमें धमाकेदार बल्लेबाजी की गई थी तीन खिलाड़ियों के द्वारा। ऋतुराज गायकवाड़ ने 47 गेंदों में 77 रन बनाए और रिंकू सिंह ने यहां पर बहुत अच्छे बल्लेबाजी करते हुए 48 रन बनाए नाबाद। तो नाबाद रहे ऋतुराज गायकवाड़, जो कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। तो कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने अपने पदार्पण के दूसरे दिन ही शतक लगा दिया टी20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ। लेकिन अभी तो इनका क्या है, टी20 में ही क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। अभी वनडे के लिए और टेस्ट के लिए इनकी बारी बाकी है। शुरुआत इनकी टी20 में हुई है क्योंकि ये टी20 में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा आईपीएल में किस टीम के लिए खेलते हैं? तो आपको ये जवाब देना है। अगर आपने लिखा होगा ना सनराइजर्स हैदराबाद, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। राजस्थान रॉयल्स के बारे में कहा जाता है कि आईपीएल की जब शुरुआत हुई थी ना, तो सबसे पहला आईपीएल खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। आरसीबी, जिसका नेतृत्व विराट कोहली करते हैं, आज तक एक भी ये आईपीएल खिताब नहीं जीत पाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करते हैं तो इन्होंने आईपीएल के कितने खिताब जीते हैं? 3 बार खिताब जीते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हैं अभिषेक शर्मा जो आईपीएल में खेलते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। अभी हाल ही में ये जो फाइनल मैच हुआ था, कौन-कौन सी टीम के बीच में हुआ था? तो ये जिस टीम में खेलते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सनराइजर हैदराबाद के कप्तान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये कौन से हैं? ये हैं, अभी मैंने आपको एक नाम बताया, कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर। तो केकेआर के ये कप्तान हैं श्रेयस अय्यर। ये भी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलते हुए देखे जाते हैं, लेकिन अभी काफी समय से ये आपको नहीं दिखाई दिए होंगे। तो जब हम बात करते हैं, ये जो फाइनल मैच हुआ था केकेआर और सनराइजर हैदराबाद के बीच में, किसने जीत हासिल की थी? तो केकेआर ने। और केकेआर अब कितनी बार इस आईपीएल खिताब को जीत चुकी है? तो ये तीसरी बार है कि आईपीएल का खिताब केकेआर ने जीता है। यहाँ पर आपको ट्रॉफी के साथ दिखाई दे रहे होंगे जय शाह। ये जय शाह अमित शाह के बेटे हैं और बीसीसीआई के सचिव हैं। इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे रोजर बिन्नी, ये बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है ना? तो फाइनल मैच में क्या रहा, किसने कितना स्कोर बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सनराइजर हैदराबाद 113 रन पर ही क्या हो गया था, आउट हो गई थी। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 114 रन का लक्ष्य रखा। फाइनली ये जीत गए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शाहरुख खान। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। एक्सपेक्टिंग इंडिया टू विन बोथ सिटी एंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अंडर रोहित कैप्टेंसी बीसीसीआई सेक्रेटरी शाह। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप हमने जीता है और टी20 वर्ल्ड कप जीतते ही रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि पहले रोहित शर्मा से पहले विराट कोहली ने घोषणा की थी संन्यास की, ठीक है? तो अब क्या है, कैप्टेंसी
रोहित शर्मा के हाथों में टी20 की तो नहीं है। ये जो जिम्बाब्वे का दौरा हुआ है अभी, तो इसमें टी20 के जो कमान है वो किसके हाथों में है? शुभमन गिल के हाथों में है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि लंबे समय के लिए टी20 में कप्तानी कौन करेंगे। लेकिन अभी भी रोहित शर्मा जो हैं, उनके और भी चांसेस हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, उसमें कप्तान रहेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी रहेगी, उसमें भी कप्तान रहेंगे। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो हैं जय शाह, अभी मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, ये देखो यहाँ पर। इनका कहना है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में ये हम सीटी और डब्ल्यूटीसी जीत सकते हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। रोहित, हु बिकेम द थर्ड इंडियन कैप्टन आफ्टर लीजेंडरी कपिल देव एंड महेंद्र सिंह धोनी टू विन ए ग्लोबल ट्रॉफी। कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बाद में रोहित शर्मा ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की कोई ट्रॉफी जीती है, और वो भी टी20 फॉर्मेट की। ठीक है, तो अभी देखते हैं। हालांकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन ट्रॉफी है, इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इसमें अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है शायद भारत इसमें हिस्सा ना ले। लेकिन अगर ये कह रहे हैं जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत इसमें हिस्सा लेने जा रहा है। तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, अगर आप समझ पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसकी मेजबानी करने जा रहा है पाकिस्तान। इसी वजह से अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है भारत इसमें ना जाए, लेकिन अभी उम्मीद जताई है बीसीसीआई सेक्रेटरी ने, तो हो सकता है कि हम इसमें जाएंगे और जीत कर आएंगे। और ये कब से कब तक होगा? तो ये 19 फरवरी 2025 से लेकर 9 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो कहाँ पर खेला जाएगा? लाहौर में खेला जाएगा, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये तो हुई चैंपियंस ट्रॉफी की बात, जो अगले साल पाकिस्तान में आयोजित करवाई जा रही है। इस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये ट्रॉफी भी हर 4 साल बाद में आती है। सीटी इसके बाद कब होगी? 2029 में। और 2029 में जो सीटी का मेजबानी का जो कार्यभार सौंपा गया है, वो किसको सौंपा गया है? भारत को सौंपा गया है। अब की बार भारत, ये जो है इनके पास रहेगी, अगली बार भारत के पास। 1 मिनट रुकिए जरा। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। कैन नॉट पुश बैक बांग्लादेशी रेफ्यूजीज, मिजोरम सीएम टेल्स पीएम मोदी। अभी जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, और उन्होंने कहा कि अभी जो हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी रिफ्यूजी को वापस भेजा जाना चाहिए, उनको हम वापस भेज नहीं सकते। इसके लिए इन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आप शरणार्थियों की स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये जो है हमें कंडीशन किस मायने में समझनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के एक मिजो क्षेत्र में अगर बात करें तो वहाँ की भी एक जनजाति है जो वहाँ पर गई है। इसी वजह से वहाँ वहाँ से आने वाले लोगों को हम वापिस नहीं भेज सकते। ठीक है, उस जनजाति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो जनजाति कौन सी है जो हमारे यहाँ से वहाँ पर जा रही है। उसका नाम क्या है? बावम। बावम जनजाति है। तो मिजोरम के वर्तमान में सीएम कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, लालदुहोमा। लालदुहोमा वर्तमान में मिजोरम के सीएम हैं। और ये रहे लालदुहोमा, सीएम ऑफ मिजोरम। मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आपको इनके बारे में क्वेश्चन बताना है, जल्दी से बताएंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने बैठक के दौरान कहा था कि राज्य सरकार जो जातीय लोगों को बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्स वापिस नहीं भेज सकती। उन्होंने बताया कि एक मिजो जनजाति में से एक जनजाति है बावम।
इसके कई लोग बांग्लादेश से 2022 से मिजोरम में शरण ले रहे हैं और उनमें से कई अब भी राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो अगर आपने लिखा होगा ना डॉक्टर कंभमपति हरि बाबू, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गुलाब चंद्र कटारिया जो हैं वो कौन से राज्य के राज्यपाल हैं? तो आपने लिखना है असम। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ के कौन हैं? ये हैं सिक्किम के। क्लियर हुआ आपको? पी एस श्रीधरन पिल्लई के बारे में आपको कमेंट में बताना है। जल्दी से बता देंगे कि ये पिल्लई कहाँ, कौन से राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है जी, चलो जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अर्ज पीपल टू टेक प्रोएक्टिव मेजर्स एट देयर लेवल टू प्रोटेक्ट नेचर। हाल ही में आपको पता है कि मानव इतना आगे बढ़ चुका है इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि वो नेचर की सुरक्षा करने के लिए ध्यान नहीं दे रहा है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे आ भी रहे हैं कि पर्यावरण को बचाया जाना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए जरूरी है, नेचर के बिना कुछ भी नहीं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से प्रकृति की रक्षा के लिए अपने अपने स्तर पर सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया। द्रौपदी मुर्मू expresses concern over rising global warming which threatens large scale coastal inauguration। द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना है उस पर भी चिंता की कि ये ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या बनकर उभर रही है, जिसे बड़े पैमाने पर क्या होगा, तटीय क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाएगा। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से अगर प्रयास करें तो इसको हम काबू पा सकते हैं। कम तो नहीं कर सकते लेकिन इसे हम स्थिर कर सकते हैं इसी जगह पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 जुलाई को लोगों से पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को पूरक बनाने के लिए अपने स्तर पर सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया। श्रीमती मुर्मू शेयर हर रिफ्लेक्शंस एज सी वॉकड along the beach of Puri. The president is to Puri to attend annual रथ यात्रा of Lord जगन्नाथ। तो ये उन्होंने जो विचार साझा किए उस समय कहाँ पर ये थे? तो ये हैं पुरी का समुद्री बीच आपको दिखाई दे रहा है, पुरी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुरी ये हमारे भारत के विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक धाम है पुरी। पुरी कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में है। और यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है, श्री जगन्नाथ मंदिर। श्री जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसी रथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए गई हुई हैं हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। पुरी सेट टू सेलिब्रेट रथ यात्रा आफ्टर 53 years। प्रेसिडेंट मुर्मू टू अटेंड 2 days इवेंट। तो पुरी में 53 साल बाद इस रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें 2 दिन का ये कार्यक्रम जो है इसमें शामिल होने के लिए गई हुई हैं। हालांकि ये आमतौर पर एक ही दिन के लिए आयोजित किया जाता है। और पिछली बार ये कब किया गया था? 1971 में आयोजित किया गया था ये रथ यात्रा का कार्यक्रम। ओडिशा सरकार ने इस उत्सव को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक व्यापक व्यवस्था दिखाई है। और वैसे तो ये एक दिन के लिए होता है लेकिन कुछ खगोलीय व्यवस्थाओं के कारण यह कार्यक्रम 2 दिवसीय बन गया है। पिछली बार 1971 में 2 दिन के लिए यह आयोजन किया गया था। ठीक है ना, बहुत साल पहले, 53 साल हो गए हैं उस बात को। रथ यात्रा गेट्स अंडरवे इन पुरी, लाख्स ऑफ पीपल थ्रोन द स्ट्रीट। तो अभी जैसे हैं बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं, लाखों लोग सड़कों पर उमड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भीषण गर्मी का मौसम है, उमस इतनी ज्यादा है, फिर भी वहां पर श्रद्धालु आपको दिखाई दे जाएंगे लाखों की संख्या में। ओडिशा large number of devotees gather in Puri to celebrate second day of Lord Jagannath Rath Yatra।
तो ये दूसरा दिन जो है इस यात्रा का, उसमें भी वहां पर बहुत सारे श्रद्धालु आपको दिखाई दे जाएंगे। ये उस कार्यक्रम की फोटो है एक दिन पहले की, उस यात्रा के शुरू होने से एक दिन पहले की ये फोटो है जो आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से यात्रा जो है वो आयोजित की जाती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत के जो 4 पवित्र धाम हैं उनमें से एक धाम पुरी। यहाँ पर ये मंदिर है भगवान जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है हर साल। और वैसे ये रथ यात्रा कितने सालों बाद हुई है? 53 सालों के बाद हुई है। लास्ट टाइम 1971 में निकाली गई थी। हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार इस रथ यात्रा की शुरुआत कब होती है? आषाढ़ मास में, और आषाढ़ मास चल रहा है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि को? तो आपको पता होना चाहिए, द्वितीय को। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय को इस यात्रा का आयोजन होता है। और अब की बार ये कब हुआ था? 7 जुलाई को। और अब की बार 2 दिन का हो रहा है, तो 7 और 8 जुलाई को ये आयोजन संपन्न हुआ, यानी कि कल तक ये कार्यक्रम रहा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुडिंचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस रथ यात्रा में कितने रथ होते हैं? 3 रथ होते हैं। ये देखो 3 रथ आपको दिखाई दे रहे हैं। बलराम जी के रथ को इसमें क्या नाम दिया जाता है? ताल रथ कहा जाता है। बलराम जी के रथ को ताल रथ कहते हैं। और जो देवी सुभद्रा हैं उनके रथ को कहते हैं पदम रथ। पदम रथ। और जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ है उनके रथ को गरुड़ ध्वज कहते हैं। गरुड़ ध्वज, या फिर उसे नंदी घोष नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार इस रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ होता है, और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। क्लियर है ना? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि श्री जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपको सिंपल लिख देना है ओडिशा। क्लियर हो गया आपको? ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में वर्तमान में सीएम कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी ये बीजेपी पार्टी के हैं। पहली बार वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी का सीएम बना है। इस ओडिशा की बात की जाए तो वहां पर वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम आएगा रघुवर दास। रघुवर दास ने ही मोहन चरण मांझी को सीएम पद की शपथ दिलाई थी। तो बात हो रही थी हमारे भारतीय राष्ट्रपति की, जो कि इस यात्रा में सुमिलित हुए हैं। तो चलो थोड़ा सा हम राष्ट्रपति के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये क्या है? तो ये है हमारा राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के आगे ये जो पार्क है, इस पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे मुगल गार्डन के नाम से जानते थे। तो क्या आप बता सकते हैं इस मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अगर आपने इसमें सोच लिया है कि इसका नाम अमृत उद्यान रखा गया, तो आपने बहुत ही अच्छा बताया है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। जब आप राष्ट्रपति भवन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां पर टेक ए वर्चुअल टूर लिखा आएगा। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप वर्चुअली राष्ट्रपति भवन का टूर कर सकते हैं। वहां की लाइब्रेरी, वहां के पार्क, वहां की बिल्डिंग के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, अगर आप वहां पर फिजिकली नहीं जा सकते तो। ठीक है ना? तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। यहाँ हमारे भारतीय संवैधानिक जो पद है उसको दिखाने का प्रयास किया है। हमारे राष्ट्रपति जो हैं उनका भवन कैसा है, कैसा दिखता है, किस प्रकार से गतिविधियां होती हैं, वो सारी की सारी इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई हुई है। एक क्वेश्चन और बता दो आप राष्ट्रपति के बारे में। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, वो आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। अगर आपने लिखा होगा ना उपराष्ट्रपति, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार हैं। ठीक है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की गई। आपको पता है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और इन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए अपने अपने स्तर पर
प्रयास करने का एक आह्वान किया है सभी लोगों से। और जैसे हम बात करें प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और इनको भी नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल जो हैं वो तो हर राज्य के अलग अलग होते ही हैं। किसी भी राज्य में सबसे बड़ा जो पद होता है, सबसे बड़ी शक्ति कौन होती है? राज्यपाल की ही होती है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। चलिए जी, अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कक्षा समय से पहले मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस कक्षा की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जितनी भी क्लासेस आज तक मैंने करवाई हैं करंट अफेयर्स की, मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं एक एक पीडीएफ। और वहां पर आपको नई जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक की कुछ वीडियोज होती हैं उनका लिंक भी मिल जाता है। कोई भी एक आधा क्वेश्चन जो दिया जाता है वो भी मैं प्रोवाइड वहां पर करवा देता हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे कि आप क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपने यूट्यूब पर जाइए। अपने यूट्यूब पर जब जाएंगे तो वहां पर एक कम्युनिटी नाम का ऑप्शन आप दिखाई देगा आपको। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करना, वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, और यूट्यूब पे तो आप क्लास देख ही रहे हैं। इसके अलावा आप हमें मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, ट्विटर एक्स, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं बेझिझक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको सर्च करना है एड्यू रोहित 24। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।